मान लेते हैं कि आपको एक टेस्ट टीम बनाना है जहां पे आप कोई भी बॉलर को चूज कर सकते हो, और आपने आपके टीम में तीन पेसर को चूज किया एक टेस्ट मैच के लिए। आपके तीन बॉलर है भुवनेश्वर कुमार, जेमी एंडरसन और ट्रेंट बोल्ट। आप कहोगे वाह क्या बॉलिंग यूनिट है, तो ओवल में मैनचेस्टर में पहले ही सेशन में इतना स्विंग मिलेगा कि ओपोनेंट्स को ऑल आउट कर देगा। लेकिन आप जब कह रहे हो ना कि बेहतरीन बॉलिंग सेशन है, साथ में आप एक चीज और मेंशन कर रहे हो कि वेन्यू, कि ओवल में मैनचेस्टर में जहां पे थोड़ा क्लाउडी कंडीशन होगा, ओवरकास्ट कंडीशन होगा, वहां पे कि बॉलिंग यूनिट सच में अच्छा है। अगर आपके तीन पेसर आपको चुनने का मौका मिले और आप तीन पेसर लेते हो, हर कोई जो न्यू बॉल से स्विंग अच्छा करता है, ट्रेंट बोल्ट, एंडरसन, भुवनेश्वर कुमार, बहुत ही खराब बॉलिंग यूनिट आप चूज कर रहे हो। और मैं फालतू का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि पंजाब को ये बात समझ में नहीं आ रहा है कि हमेशा एक बॉलिंग यूनिट पे वैरायटी चाहिए होता है। आप चलो भुवनेश्वर कुमार, ट्रेंट बोल्ट, एंडरसन, शुरू में स्विंग मिलेगा, जब बॉल पुराना हो जाएगा क्वेश्चन ये है कि ये जो बॉलिंग यूनिट है क्या वो पर्थ पे अच्छा करेगा, क्या वो सेंचुरी में अच्छा करेगा, क्या वो इनफैक्ट ओवल पे जब बॉल पुराना हो जाएगा स्विंग नहीं मिलेगा क्या वो अच्छा करेगा, नहीं करेगा। सबको पता है कोई भी बॉलिंग यूनिट उठा लो, कोई भी अच्छे टेस्ट टीम का, सब में एक वैरायटी होता है। सब टीम में एक वैरायटी होता है कि कोई स्विंग ढूंढेगा, कोई किसी को सीम मूवमेंट मिलेगा न्यू बॉल से, फिर जब बॉल पुराना हो जाएगा कोई आके हार्ड लेंथ पे बॉल डालेगा। ये सब होता रहता है। 80 ओवर का आपको ये करना पड़ता है, 80 ओवर तक, 80 ओवर के बाद आपको न्यू बॉल मिल जाते हैं, ठीक है। लेकिन पंजाब को ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। इतना मतलब फकिंग वन डायमेंशनल बॉलर्स के साथ वो लोग बार बार जा रहे हैं जो मेरे समझ से बाहर है। मैंने ये चीज़ बार बार रिपीट किया कि इस बॉलिंग यूनिट पे चाहे दिन कैसा भी हो, ओमर जाई, विजय कुमार वैशाख और लॉकी फर्ग्यूसन का होना बनता ही बनता है। आप इन तीनों को कैसे भी बाहर नहीं कर सकते हो, वैशाख, फर्ग्यूसन और उमर जाई। लेकिन पंजाब क्या कर रहा है, पंजाब एक वन डायमेंशनल बॉलिंग यूनिट के साथ बार बार जा रहा है। जो पिछले मैच पे धर्मशाला में मैच था दिल्ली के अगेंस्ट, श्रेयस अय्यर का एक पॉइंट था पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। श्रेयस अय्यर ने कहा था मैं चाहता था मेरे बॉलर्स थोड़ा और हार्ड लेंथ पे बॉलिंग करे, उधर से मूवमेंट मिल रहा था, थोड़ा बहुत बॉलर्स को फायदा हो रहा था, लेकिन हमने एग्जीक्यूट नहीं किया, हमारे बॉलर्स हार्ड लेंथ पे ज़्यादा बॉलिंग किया नहीं। लेकिन क्वेश्चन ये जो श्रेयस अय्यर बोल रहे हैं, उनके उस दिन का अगर बॉलिंग यूनिट देखोगे, हार्ड लेंथ के बॉलर्स था कौन? अर्शदीप सिंह, बेन डॉर्शियस, मार्को यानसन, ठीक है। आप चाहते हो ये लोग, यश ठाकुर, ये लोग आपको हार्ड लेंथ का बॉलिंग करके दे। फकिंग वन डायमेंशनल बॉलर। और कल के दिन मैच कहां पे आ रहा है? डेथ ओवर्स पे आ रहा है। आप मुझे बताओ इस बॉलिंग यूनिट पे जो कल के दिन था उसमें यॉर्कर स्पेशलिस्ट, सर्टिफाइड यॉर्कर स्पेशलिस्ट कौन है? उमर जाई नहीं, मार्को यानसन नहीं, बटलेट नहीं, एक अर्शदीप जिससे बहुत लंबे टाइम से कंटिन्यूअसली यॉर्कर्स डाला नहीं जा रहा है। आप गैस करो, लास्ट के 18 बॉल पे 50 रन चाहिए था शायद मुंबई को, 18 बॉल्स पे, लास्ट के 3 ओवर पे पंजाब के बॉलर्स ने कितने यॉर्कर्स डाला है? आप बस गैस करो, वाइल्ड गैस, सिर्फ एक। लास्ट के 3 ओवर पे सिर्फ एक यॉर्कर डाला। और ऐसा नहीं है कि वो जो 2 बैट्समैन था वो कोई बड़ा सा पावर हिटर था कि रसेल आ गया, पोलार्ड आ गया, डिविलियर्स आ गया, धोनी आ गया, तिलक वर्मा और विल जैक्स। ऐसा नहीं है कि ये लोग इतना ज्यादा पावर जनरेट करते कि मिस टेम्पे भी छक्का चला जाए, नहीं, उनके सामने एक यॉर्कर डाला है लास्ट के 3 ओवर पे। इतना वन डायमेंशनल बॉलिंग यूनिट के साथ आप एक टूर्नामेंट जीत ही नहीं सकते। और मुझे हंसी आता कि मुझे बार बार ये चीज कहना पड़ता कि इतना वन डायमेंशनल बॉलिंग यूनिट के साथ कौन जाता है T20 क्रिकेट में खेलने के लिए? एक बॉलर नहीं है, एक बॉलर जो यॉर्कर डाल दे, जो लगातार हार्ड लेंथ पे बॉलिंग करे। सब शुरू में स्विंग ढूंढ लो, शुरू में सीम मूवमेंट ढूंढ लो, इससे ज्यादा और कोई कुछ कर ही नहीं पाता है। या फिर कुछ हो नहीं रहा है तो ऑफ कलर डाल दो स्लॉट पे, और कुछ नहीं है, ठीक है। थोड़ा इसको है ना थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूं कि क्यों इतना गंदा फंस गया है पंजाब, ठीक है। एक तो है ही, मुझे तो नहीं लगता कि वैशाख, और आप कहोगे वैशाख का भी क्या है, 12 के ऑलमोस्ट 11 के इकोनॉमी से बॉलिंग कर रहा है, लेकिन उसको यॉर्कर डालना आता है। उसको यॉर्कर डालना, एक अच्छा ओवर जाना पड़ता है, एक अच्छा ओवर। अगर 18 ओवर मतलब 18 बॉल थी, लास्ट के 3 ओवर पे एक ओवर अच्छा रहता ना तो शायद पंजाब का मैच हो जाता। अगर आपके पास एक तो है यॉर्कर डालने वाला, उसको कॉन्फिडेंस देके बोलो तू डाल, वाइड यॉर्कर डाल। वैशाख है ही नहीं कोई बॉलर की बोले जाके कैप्टन की तू वाइड यॉर्कर के लिए जा, है ही नहीं बॉलर। आपके पास होना तो चाहिए ऑप्शन, फिर खराब अच्छा आप चूज कर सकते हो, ऑप्शन ही नहीं है। थोड़ा आप इसको और देखो, ये लोग क्या है, टॉस पे श्रेयस अय्यर कहता है कि हरप्रीत ब्रार, बटलेट और उमर जाई इस टीम में आते हैं। हरप्रीत ब्रार एक ऑलराउंडर है जो बहुत अच्छा खासा बैटिंग कर सकता है, इनफैक्ट पावर हिटिंग भी कर सकता है। ऐसा कौन सा कैप्टन या मैनेजमेंट होगा जो हरप्रीत ब्रार को प्लेइंग 12 में रख के प्लेइंग 11 में नहीं रख रहा है?
एक ऑलराउंडर को कौन इंपैक्ट में रखता है जबकि वो बैटिंग कर सकता है? अगर कल हरप्रीत ब्रार प्लेइंग 11 में होता, उसका नाम प्लेइंग 11 में होता और कोई बॉलर को आप इंपैक्ट में डालते, तो शायद आपको विष्णु विनोद को एज एन इंपैक्ट लाने की जरूरत भी नहीं पड़ता और आपके पास हरप्रीत ब्रार का बॉलिंग भी होता जो एक थोड़ा बहुत मिडिल ओवर्स पे वैरायटी लेके आता। बहुत ही गंदा कैप्टेंसी, बहुत ही गंदा गलत डिसीजन था मैनेजमेंट का कि हरप्रीत ब्रार का नाम इंपैक्ट में रखा गया, जबकि श्रेयस ने टॉस पे कहा था कि हरप्रीत ब्रार आ रहा है इस गेम को खेलने के लिए, फिर विष्णु विनोद को बुलाना पड़ा क्योंकि सडन कोलैप्स हो गया। तो अगर हरप्रीत ब्रार होता तो शायद हरप्रीत ब्रार भी उस पॉइंट पे आके ऐसा बैटिंग कर लेता, वो कर सकता है। टू मी इट वाज अ सरप्राइज कि कौन एक ऑलराउंडर को टीम में लेके इंपैक्ट में रखता है। मेरे समझ से बाहर थी चीज। ठीक है, थोड़ा मार्को यानसन पे और थोड़ा बातें करते हैं, क्योंकि पंजाब एक ऐसा टीम बन गया T20 की हिस्ट्री पे सबसे अनसक्सेसफुल टीम 200 रन डिफेंड करते हुए पंजाब है। जो भी आता है पंजाब के अगेंस्ट 200 रन चेस करके निकल जाता है। सबसे मतलब पूरे वर्ल्ड में जितने भी टीम ने 200 रन डिफेंड किया, सबसे खराब डिफेंड पंजाब करते, कोई भी आके इनके खिलाफ चेस कर जाता है। ठीक है, इस आईपीएल का सबसे खराब बॉलिंग यूनिट पंजाब का है, सबसे ज्यादा इकोनॉमी पेसर्स का पंजाब का है 10.67, विकेट्स कम ले रहे, पावर प्ले में भी सबसे खराब पंजाब है, हर जगह में सबसे खराब पंजाब है। थोड़ा मार्को यानसन में बातें करते हैं, क्योंकि बहुत कोई पिछले मैच के बाद, पिछले वीडियो के बाद, पंजाब के वीडियो कह रहा था कि मार्को यानसन एक बॉलर है जो हार्ड लेंथ पे बॉलिंग कर सकता है। क्या किया है मार्को यानसन, क्या हार्ड लेंथ पे बॉलिंग किया, इसका मैं स्टैट्स लेके आया हूं। इस साल आईपीएल में मार्को यानसन सिर्फ 28% बॉल गुड लेंथ पे डाला है, सिर्फ 28। हार्ड लेंथ पे सिर्फ 21% डाला है। आप सोचो, लाइन और लेंथ पे कंसिस्टेंसी नहीं है। 28% गुड लेंथ, 21% हार्ड लेंथ। जहां पे मैं बात कर रहा था प्रिंस यादव का, भुवनेश्वर कुमार का, अंशुल कपूर का, क्या बेहतरीन तरीके से लोग न्यू बॉल पे कंसिस्टेंसी दिखा रहे हैं और सेम तरीके से डेथ और मिडिल ओवर्स पे भी कंसिस्टेंसी दिखा रहे हैं। जबकि मार्को यानसन के पास जो आपका एक हार्ड लेंथ का बॉलर जो टेस्ट में आके पुराने हार्ड लेंथ बॉलिंग करता है, वो भी हार्ड लेंथ पे अच्छा खासा बॉलिंग नहीं कर रहे। जबकि रबाडा देख लो 68%, उसके देश से खेल साउथ अफ्रीका, 68% बॉल हार्ड लेंथ पे डाला है। भुवनेश्वर कुमार ऑलमोस्ट 80% गुड लेंथ पे डालता है। और सोचो मार्को यानसन कर क्या रहा है, 37% बॉल उसने ऑफ कलर डाला है इस आईपीएल, 37% बॉल, और 30% बॉल ओवर पिच डाला है। 30 मतलब सोचो कितने सारे यॉर्कर्स उसने मिस किया होगा कि ओवर पिच डिलीवरी 30% है उसका। तो इस खराब हाल पे पहुंच गए पंजाब की लास्ट के 3 ओवर पे एक बॉल यॉर्कर डालते सिर्फ। वो तो 17 ओवर उमरजाई 2 रन देके 1 विकेट लेके चला गया, वरना तो आप मैच से कब का बाहर थे और गंदे तरीके से आप हार जाते अगर उमरजाई का वो ओवर नहीं आता और ये उमरजाई उनके लिए बाहर बैठा था। इधर डेथ पे अंशुल कंबोज का इकोनॉमी 8.6, भुवनेश्वर कुमार का 7.8, साकिब हुसैन का कुछ 9 के आसपास, ईशान मलिंगा का 9.8, एंगडी का 7.9। इधर कोई भी डेथ पे बॉलर्स उठा लो पंजाब का पेसर, सबका इकोनॉमी 11 से ऊपर। इस हाल पे पहुंच गए। और अगला 2 मैच जो पंजाब का है, एक धर्मशाला में है आरसीबी अगेंस्ट दोपहर का मैच, और जितना मुझे पता है धर्मशाला में दोपहर के मैच पे बॉलर्स को ज्यादा असिस्टेंस मिलता है, बैटिंग करना और मुश्किल होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और पंजाब मुझे लगता है अगले 2 मैच से 1 मैच तो हारेगा ही हारेगा। किसके साथ मुझे नहीं पता, लेकिन दोपहर वाला मैच आप सोचो ना। थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ कि उस यूनिट पे भुवनेश्वर कुमार आएगा न्यू बॉल के साथ, अगर पंजाब टॉस हार गया वो मैच भी चला जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, क्या चीज़ है। जब आईपीएल स्टार्ट होता फर्स्ट वीक के बाद, फर्स्ट या पहले 10-12 दिन के बाद अगर आप पॉइंट शीट उठा के देखते, सीएसके नंबर 10 पे, पंजाब नंबर 1 पे। आज के एक दिन है जहां पे पंजाब 18 पॉइंट तक पहुंच ही नहीं सकता है और सीएसके चांस से 18 पॉइंट तक पहुंचने का, मतलब चांस तो है, चाहे इधर से 3 मैच हार जाए लेकिन चांस है अभी के लिए। पंजाब ने कहां से कहां इनका डाउनफॉल हुआ है, इनके पास चांस ही नहीं है कि 18 पॉइंट तक पहुंचे। मैक्स टू मैक्स 17 तक पहुंच सकता है, मुझे नहीं लगता 17 तक भी पहुंचेंगे। हाईली डाउट 17 तक। लोग कहेंगे घमंड आ गया, लोगों का मजाक उड़ाते हैं इंस्टाग्राम पे, ऑनलाइन सोशल मीडिया पे, ये मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, बात ये है कि आप ग्राउंड पे आके अपने स्किल सेट को एग्जीक्यूट कर पा रहे हो कि नहीं। चाहे आप मजाक उड़ाओ, घमंड आ गया, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने स्किल सेट को एग्जीक्यूट कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो ना, तो खत्म चीज़। ठीक है, एज ए क्रिकेटर मुझे फर्क नहीं पड़ता आप ऑनलाइन क्या करते हो, अंटिल अनलेस इट्स अफेक्टिंग योर क्रिकेट एंड इट्स क्लियरली अफेक्टिंग। बॉलर के बारे में बात कर रहा हूँ तो मेरे दोस्त ने फिर से कहा, जो ये स्टैट्स ला के देता, आप कहते हो ये स्टैट्स कौन है, मेरे एक दोस्त है जो बहुत क्रिकेट बहुत बड़ा फैन है, वो ला के देते कि कौन से बॉलर कहाँ पे कौन से लेंथ ज़्यादा बॉलिंग कर रहे हैं, कौन सा टीम का क्या वीकनेस है। तो उसने कहा कि ये चीज़ फिर से मेंशन करना कि शार्दुल ठाकुर एक मैच खेल के बुमराह से ज़्यादा विकेट लेके चला गया, जितना बुमराह ने 12 मैच में लिया, फिर से विकेटलेस, वो भी धर्मशाला में, जहाँ पे पेसर्स के लिए पहले इनिंग्स में मदद था ड्यू आने से पहले। चलो आप कहोगे कैच ड्रॉप हो गया, वरना तो विकेट लेता, कैच तो सबके बॉल पर ड्रॉप होता है यार, रोज ड्रॉप होता है कैच। एक ऐसा मैच आपने देखा आईपीएल में जहाँ पे कैच ड्रॉप नहीं हुआ है अभी तक, हर मैच पे ड्रॉप होता है। और ऐसा भी नहीं है कि बुमराह सबसे इकोनॉमिकल बॉलर है कल के मैच का, ऐसे बहुत सारे मैच जहाँ पे बुमराह
विकेट भी नहीं लिया है, और उससे बेटर दोनों टीम का कंपेयर करोगे, इससे इनसे बेटर कोई इकोनॉमिकल बॉलर भी रह गया है। क्या हो गया मुझे नहीं पता। 12 मैच पे 3 विकेट, ऑलमोस्ट एवरेज, मतलब जसप्रीत ब्रेडमैन बन चुका है, वो ऑलमोस्ट 100 का एवरेज टच कर रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है, मतलब हो गया मुझे लगता है पंजाब का, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिस हिसाब से पंजाब क्रिकेट खेल रहे हैं होगा नहीं। थोड़ा मूव ऑन करते हैं, थोड़ा पंजाब की थोड़ा पॉजिटिव चीज़ों के बारे में बात करते हैं। एक तो सबसे बड़ा पॉजिटिव है प्रियांश और प्रभ सिमरन, और मैं ये चीज़ इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं बोलता हूँ कि आगे जाके कैसे टीम और फंस जाएगा। प्रियांश और प्रभ सिमरन, अब पिछले 2 साल में अगर देखोगे हर टीम ने एक से ज़्यादा ओपनर्स यूज़ किए। शायद एसआरएच ने नहीं किया होगा, लेकिन हर टीम ने एक से ज़्यादा ओपनर यूज़ किया। फिर एसआरएच ने भी किया होगा 2025 में एक मैच पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लेकिन पंजाब एक ऐसा टीम है जो पिछले 2 साल में एक ही ओपनिंग पेयर के साथ गए, वो है प्रियांश आर्या और प्रभ सिमरन। दोनों सिर्फ लेफ्ट राइट ही नहीं है, दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करते हैं। प्रियांश आर्या अपना 63.7% रन स्क्वायर ऑफ द विकेट बनाता है, ठीक है, जहां पे प्रभ सिमरन सिंह 32% रन सामने की वी पे बनाता है। तो इनके लिए फील्ड सेट करना भी मुश्किल है। एक तो लेफ्ट राइट ही है, दोनों का स्ट्रेंथ भी अलग है, एक स्क्वायर ऑफ द विकेट बनाता है, एक सामने की वी पे मारता है, ठीक है। दूसरा जो एक प्रभ सिमरन के बारे में एक स्टैट्स मिला जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बताओ पेसर्स के अगेंस्ट सबसे ज्यादा कदमों का इस्तेमाल कौन करता है आईपीएल में पिछले 2 सीजन में? अभिषेक शर्मा 18.2%। दूसरा बैट्समैन जो पेसर्स के अगेंस्ट सबसे ज्यादा कदमों का इस्तेमाल करता है वो है प्रभ सिमरन सिंह 14.2, ठीक है। और पंजाब इतना अच्छा कर रहा है क्योंकि ये दोनों बैट्समैन लगातार पंजाब को ऑलमोस्ट अच्छा स्टार्ट देते हैं। अगर दोनों ने अच्छा स्टार्ट नहीं दिया फिर भी एक ओपनर बैट्समैन बहुत अच्छा खेल के जाता है। आरसीबी वाला जो मैच होगा ना, उधर भुवनेश्वर कुमार जिस फॉर्म में है, हेजलवुड चलो पिछले 2-3 मैच में फॉर्म डाउन हुआ है, लेकिन भुवनेश्वर कुमार जिस फॉर्म में है, अगर वो अच्छा कर गया और ये 2 विकेट पावर प्ले में ले लेगा ना, पंजाब बैटिंग से भी कुछ नहीं कर पाएगा, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। अगर प्रियांशु और प्रभ सिमरन के साथ, और जो अभी नकल बॉल डाल के भुवनेश्वर कुमार कर रहे हैं, पिछले 2 मैच पे नकल बॉल पे आउट किया है, विकेट लिया है शुरू में, और कल दीपक चन्ना के सेम चीज़ रिप्लीकेट किया है प्रियांश के साथ, नकल बॉल से अंदर लेके आया, ठीक है। तो मुझे तो सच में बोलूं डर लग रहा है पंजाब के लिए, अगर इनके बैट्समैन आउटस्टैंडिंग खेल जाए, प्रियांश आर्या कि नहीं 30 बॉल पे बना दे 80-90, प्रभ सिमरन कुछ ऐसा खेल जाए, फिर बैटिंग की वजह से पंजाब जीत सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि बॉलिंग से पंजाब एक भी मैच नहीं जीत सकता। अगर इनका पहले बैटिंग आ गया और बैटिंग उस हिसाब से क्लिक नहीं किया कि पार स्कोर से 20-30-25 से ज़्यादा, पंजाब मुझे लगता है इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा मैच पे मूव करते हैं। बुमराह जी कैप्टन बन गए और बहुत बड़ा बड़ा स्टेटमेंट भी दे दिया है, ठीक है, सबके पास है वो राइट्स। मुझे तो लगता है कि ये लोग मुंबई नेक्स्ट सीजन के लिए ऑडिशन कर रहे हैं कि हार्दिक पांड्या नहीं रहेगा तो कौन कैप्टनसी करेगा। मैं तो कहता हूँ एक मैच तिलक वर्मा को भी दे दो, उसको भी एक मौका मिले कि वो भी कैप्टन बन सकते हैं। सब एक एक मैच कैप्टनसी करो और सबको अगले सीजन सब एक दूसरे के साथ झगड़ा करो कि मुझे कैप्टन बनना, नहीं मुझे बनना, नहीं मुझे बनना, नहीं मुझे बनना, ऐसा, ठीक है। प्रियांश को जैसे मैंने कहा दीपक चहर ने नकल बॉल डाल के आउट कर दिया, लेकिन प्रभ सिमरन ने बहुत अच्छा कैरी फॉरवर्ड किया था क्योंकि कूपर कनोली भी पिछले 2 मैच में थोड़ा टाइम लेके खेलने की कोशिश कर रहे हैं और इस हिसाब से क्लिक नहीं किया। 11 ओवर के बाद 107 पे एक था और इस ग्राउंड पे अच्छा स्कोर था। उसके बाद आते हुए 12th ओवर शार्दुल ठाकुर का, और शार्दुल ठाकुर एक ऐसा बॉलर है, वो जब जब क्रॉस सिम से बॉलिंग करते हैं, उसका एक इंटरव्यू मुझे हमेशा दिमाग में आता है जो इयान बिशप के साथ था कि मैं ऐसे पकड़ के क्रॉस सिम डाल देता हूँ, उसके बाद बॉल का क्या होता है मुझे पता है ना बैट्समैन को पता है। सेम ही चीज़ कल किया है। पहले वाबल सिम से प्रभ को आउट किया, हालांकि वो बॉल स्लॉट का था, पब ने मिस किया। उसके बाद श्रेयस को क्रॉस सिम पर डाल के जो बेहतरीन आउटस्टैंडिंग बॉल डाला है उसमें श्रेयस बोल्ड। आप अगर देखोगे पंजाब के बैट्समैन का विकेट्स, श्रेयस अय्यर, शशांक सिंह, कॉनोली, मार्को यानसन, सबके सब क्रॉस सिम डिलीवरी पे आउट हुए। फिर भी पंजाब के बॉलर्स ने उस लेंथ पे, शॉर्ट ऑफ द गुड लेंथ और गुड लेंथ, बैक ऑफ द लेंथ पे ज्यादा क्रॉस सिम की डिलीवरी नहीं डाला कल के दिन। पंजाब के बॉलर्स ने बिल्कुल नहीं डाला है। पिछले मैच में भी यही प्रॉब्लम था दिल्ली के अगेंस्ट, ज्यादातर बैट्समैन पंजाब के शॉर्ट ऑफ द गुड लेंथ से आउट हुआ है। पंजाब के बॉलर जब बॉलिंग डालने आया शॉर्ट ऑफ द गुड लेंथ में डाला नहीं है। कल ज्यादातर बैट्समैन क्रॉस सिम में आउट हुआ है, 4 बैट्समैन जितना मुझे याद है, और पंजाब के बॉलर जब आया क्रॉस सिम में उस लेंथ पे, करेक्ट लेंथ और लाइन पे हिट बिल्कुल नहीं किए। तो मजबूरी में विष्णु विनोद को बुलाना पड़ा क्योंकि 140 for 7 हो चुका था। उसके बाद ओमर ने एक बेहतरीन इनिंग्स खेला है। विष्णु विनोद और बटलेट ने लास्ट के 3 ओवर पे 54 रन बनाए, तब जगह पंजाब इस गेम में वापस आया था। अब था कि बॉलिंग से कुछ अच्छा करे, रिकल का विकेट जल्दी ले ले, ठीक है। अगर आप मार्को यानसन का पहला ओवर देखोगे पावर प्ले में, फर्स्ट ओवर जो मार्को यानसन डाला कल के दिन पावर प्ले में, आपको गुस्सा इतना आएगा कि गाली निकल जाएगा। हर बॉल डाउन द लेग, हर बॉल बैट्समैन को कुछ करने की जरूरत भी नहीं था, अंधाधुंध बैट घुमाना था बस। इतना खराब बॉलिंग किया। हालांकि रोहित शर्मा का शायद विकेट नहीं लेता तो चांस था। आप सोचो पंजाब का बॉलिंग यूनिट कितना खराब है, 200 रन डिफेंड कर रहे हैं। उधर से एक बैट्समैन 47 बॉल खेल के 45 बनाया, एक बैट्समैन मतलब 2 बैट्समैन मिला के, एक रदरफर्ड
वो भी इंपॉर्टेंट टाइम पे। एक मतलब रोहित शर्मा तो पावर प्ले में बहुत स्लो चल रहा था, 26 बॉल 25, रदरफोर्ड के 22 बॉल पे 21, ऐसा कुछ, दोनों ने मिला के 47 बॉल खेल के 45 बनाए। उसके बाद भी पंजाब हार गया है मैच। आप सोचो किस पोजीशन में इनका बॉलिंग यूनिट आज के दिन रहे। ठीक है, रिगल्टन ने अच्छा खेला, उसके बाद मतलब मिडल पे थोड़ा बहुत अच्छा बॉलिंग किया है। 3 ओवर चाहल का बहुत अच्छा था। फिर से अगेन कैप्टन से में क्वेश्चन, लास्ट मैच में धर्मशाला में अपने चाहल को बॉलिंग नहीं किया, बॉलिंग नहीं दिया। आज अपने हरप्रीत ब्रार को लेके हरप्रीत को इंपैक्ट में रखा, जो बॉलिंग पे एक वैरायटी लेके आ सकता था। दूसरा चीज 12th ओवर तक चाहल वॉज टॉप नॉच। आप मुझे एक चीज क्लियरली बताओ, मान लो बुमराह मेरे सामने बॉलिंग डाल रहा है, ठीक है, एक बुमराह का मिडिल ओवर पे, मान लो बुमराह का लास्ट ओवर 13th ओवर में आ रहा है, तो शायद मैं चेस कर ज़्यादा रिस्क ना लूँ कि चलो मेरे पास 13th ओवर में खेल लूंगा, उसके बाद में मेरे पास और 7 ओवर बचा है, मैं बाकी बॉलर्स को मारूंगा। या फिर बुमराह अगर 17th ओवर में अपना लास्ट ओवर डालने आ जाए और मेरे पास ऑप्शन बहुत कम है कि अभी तो 3 ही ओवर बचा है, मुझे इसी ओवर पे रिस्क लेना पड़ेगा, तो मैं कब ज़्यादा रिस्क लूंगा? ऑब्वियसली ये बुमराह अगर 13th ओवर में आएगा मैं कम रिस्क लूंगा, बुमराह अगर अपना लास्ट ओवर 17th ओवर में आएगा मैं ज़्यादा रिस्क लूंगा। चाहल 12th ओवर पे अपना तीसरा ओवर खत्म करता है, अगर 14th ओवर में आता तो शायद दोनों बैट्समैन कम रिस्क लेते। चाहल को गैप देके 16th ओवर पे लेके आया डेथ पे, 20 रन उस ओवर पे। खराब कैप्टनसी, आई मीन क्या हो गया श्रेयस अय्यर को, मेरे समझ से बाहर। बहुत ही ज़्यादा खराब कैप्टनसी, बहुत ज़्यादा खराब कैप्टनसी। अब चाहल को अब मतलब चाहल को अब क्या बोलोगे? 16th ओवर पे आप चाहल से क्या एक्सपेक्ट करते हो? आके यॉर्कर डाल दे? क्या चाहल के पास उतना पेस है कुणाल पांड्या जैसा या फिर साई किशोर जैसा? आजकल कौन कौन सा स्पिनर डेथ पे इतना अच्छा बॉलिंग कर रहा है? वो भी चाहल के लिए जो मैचअप नहीं बनता एक लेफ्टी के सामने। बहुत खराब कैप्टन से मैं कहना चाहूंगा, बहुत खराब कैप्टन से। फिर भी मैच बन गया था क्योंकि उमर जाई ने शानदार बॉलिंग किया पूरे मैच पे, हर फेज में। 17th ओवर पे सिर्फ 2 रन दिया था उसने, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग किया। उसके बाद भी जो ओवर्स था मार्को एंसन का, बार्टलेट का, अर्शदीप का, उस अर्शदीप ने हालांकि कल अच्छा बॉलिंग किया, लेकिन जो डेथ का ओवर थोड़ा बेटर हो सकता था, विकेट ज़्यादा ले सकते थे। टेरेबल बॉलिंग परफॉर्मेंस, मतलब देखने लायक नहीं था। और मैं पंजाब से कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ, कभी भी। हालांकि जब मैंने उनका प्लेइंग 12 देख रहा, एक तो खुशी होता चलो हरप्रीत ब्रार आ गया, विष्णु विनोद आया, तो भी मैं थोड़ा खुशी था, चलो कोई बात नहीं कि विष्णु विनोद का नाम मैं पहले से 1 महीने से ऑलमोस्ट 4-3 हफ्ते से मैं कह रहा हूँ कि विष्णु विनोद को इस टीम में होना चाहिए, अच्छा बैट्समैन है। उसको थोड़ा ग्लिम्सेस देखने को मिल गया, कुछ शॉट्स स्ट्रेट डाउन बहुत अच्छा खेला है, लेकिन नहीं होगा। वैशाख फर्गूसन के बिना नहीं होगा। अगर ये बॉलिंग यूनिट क्लिक करेगा तो इन दोनों का होना चाहिए, उन दोनों को कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए कि नहीं अब क्या अगले मैच में फिर से बॉलिंग यूनिट चेंज होगा फॉर श्योर। क्या करो फिर वैशाख को लेके आओगे तो इतना सारे ड्रॉप 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 करके बाहर इन एंड आउट करके कौन सा बॉलर अच्छा कर लेगा? कोई अच्छा नहीं कर सकता, कोई नहीं। इनका एक ही उपाय बचा कि बैटिंग यूनिट इतना रन मरे, इतना ज़्यादा रन मरे कि ये लोग फिर भी जीत जाए मैच। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भुवनेश्वर कुमार जो दौड़ के आएगा धर्मशाला में 2 पैर को, अगर पहले बैटिंग पंजाब को मिल गया, अगर प्रियांशु प्रभ का विकेट ले गया, इट्स विल बी कंप्लीटली मैच पंजाब के ओपनर वर्सेस भुवनेश्वर कुमार। और ये बैटल अगर भुवनेश्वर कुमार जीत गया, मान लो पंजाब इस टूर्नामेंट से बाहर हो गए 90% मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, इस मैच पे और बात करने की जरूरत है। तिलक वर्मा हैज़ बीन आउटस्टैंडिंग, बहुत अच्छा बैटिंग किया है। उलजेस का कंट्रीब्यूशन भी बहुत अच्छा था, आसान नहीं होता अंडर प्रेशर आके 250 के स्ट्राइकर 200 के स्ट्राइकर से बैटिंग करे, तो ये दोनों ने काफ़ी अच्छा बैटिंग किया है। जबकि थोड़ा बहुत आउट ऑफ टच था रदरफोर्ड, बिल्कुल भी उसकी भी मैं गलती नहीं मानता हूँ। कितने सारे कभी बाहर कभी अंदर, कभी बाहर कभी अंदर, ठीक है। और रोहित शर्मा तो बैट पे ज़्यादा लग नहीं रहा था रोहित शर्मा का, ठीक है, 1-2 पुल पे भी कल नहीं लगा था। तो रोहित शर्मा का किसी ने कहा है कि वानखेड़े में इस साल स्ट्राइक रेट बहुत ज़्यादा है, वानखेड़े के बाहर शायद 4 इनिंग्स खेला और स्ट्राइक रेट बहुत शायद 130 के नीचे वानखेड़े के बाहर रोहित शर्मा का स्ट्राइक रेट। मैंने वो कंफर्म नहीं किया स्टेट्स, लाइक कुछ ऐसा ही है, ठीक है। आज के मैच पे मूव ऑन करते हैं CSK वर्सेस LSG, और मैं क्या बोलूँ, आई मीन बहुत बड़ा सेटबैक है और कोई भी इंजर हो सकता था। जेमी ओवर्टन यार, जेमी ओवर्टन इस IPL का मिडिल फेस का सबसे बेस्ट पेसर है जेमी ओवर्टन। स्टैट्स के साथ मैंने बताया था आपको पिछले मैच पे, जिसकी भी तारीफ करता हूँ उसका ही कुछ हो जाता है CSK के प्लेयर्स को। सबसे ज़्यादा विकेट एज ए पेसर मिडिल ओवर पे उसने लिया है, इकोनॉमी 8 के नीचे, 7 और 7 to 16 ओवर के बीच में जेमी ओवर्टन का इकोनॉमी 8 के नीचे था। उससे ज़्यादा विकेट सिर्फ 2 ही बॉलर ने लिया, दोनों स्पिनर है, रशीद खान और नूर मिडिल ओवर पे। वो आउट मतलब बाहर हो चुका है, रूल्ड हो चुका है। आप सोचो क्या हाल पे आ चुका है, और बैटिंग भी कर सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि LB मोर्कल से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मैं जेमी ओवर्टन का मानता हूँ। और आपने ओवर्टन का बिहेवियर अगर देखा है, ऑनफील्ड बिहेवियर इतना अच्छा है, आपने पिछले 2-3 मैच में देखा होगा, वो बॉलिंग डाल भी नहीं रहा है। एक ओवरसीज प्लेयर हो गए, वो हर ओवर के बाद, ऑलमोस्ट हर ओवर के बाद ऋतुराज गायकवाड़ के पास जाके बातें करता है। पता नहीं क्या इनपुट देता है, क्या आउटपुट लेता है, आई डोंट नो। क्योंकि जब वो बॉलिंग नहीं करता तब भी जाकर ऋतुराज से बहुत ही ज़्यादा बहुत मतलब एक इंटेंस कन्वर्सेशन होता था उसका। ही वॉज टोटली इन्वॉल्व विथ CSK फ्रेंचाइज और इतना अच्छा कर रहा था। और इतना इंपॉर्टेंट है जेमी ओवर्टन, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। एक मैच SRH के साथ हमें खेलना है
और मैंने बार बार कहा है एसआरएच के टीम में 4-5 बैट्समैन है जो हार्ड लाइन की बॉलर्स के अगेंस्ट फंसते हैं, और हमने पिछले मैच पे भी देखा, हमने पहले वाले आरसीबी मैच में हमने लगातार देखा जहाँ जहाँ पे एसआरएच के बैट्समैन फंसा है वो हार्ड लाइन की बॉल पे फंसा है। और जेमी ओवरटन वो बॉलर था जो 150 की स्पीड से हार्ड लाइन का बॉलिंग करता है, तो वो मैच पे सीएसके फंस जाएगा जितना मुझे पता लग रहा है, ठीक है। और ओवरटन का रिप्लेसमेंट में नहीं है, और रामाकृष्ण घोष अगर होता तो फिर भी मैं बोलता कि नहीं, घोष मैनेज कर लेगा। दो बॉलर जो हार्ड लाइन पे बॉलिंग कर सकते हैं, एक साथ बाहर हो जाना, जो बैटिंग भी कर सकता है, टेरिबल टेरिबल। मैं क्या गाली दूँ अभी इनके इसको फिजियो को, क्या बोलूँ कि अगर टूर्नामेंट के दौरान कोई इंजर्ड हो रहा है प्लेयर्स, वो भी इतने सारे अच्छे प्लेयर्स, तो इसका तो मतलब है मैनेजमेंट जो भी कर रहा है उनका रिकवरी सही से नहीं करवा रहा है, ठीक है। तो ओवरटन का रिप्लेसमेंट आपको मिल ही नहीं सकता, और ये आगे जाके फंसेगा, क्योंकि आज भी शायद ओवरटन वो प्लेयर था जो मार्श को बैक फुट पे लेके जा सकता था। मार्श फ्रंट फुट का बहुत अच्छा प्लेयर है, क्योंकि मुकेश चौधरी हो जाए, अकील हुसैन हो जाए, जो हमारे पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं, अंशुल कम हो जाए, लेकिन वो भी पावर प्ले में बैकफुट में डालता नहीं है, वो शॉर्ट ऑफ द गुड लेंथ से मूवमेंट होने की कोशिश करता है, उतना बैकफुट डालता नहीं है। मार्श अगर लंबा खेल गया सीएसके हार ही जाएगा, ठीक है। तो ओवरटन वो बॉलर है जो कुछ भी कर सकता था मिडिल फेस में, डेथ पे अच्छा कर रहा था हार्ड लाइन पे बॉलिंग करके, तो ओवरटन को तो आप बिल्कुल मिस करोगे, ठीक है। तो क्या हो सकता है इस मैच पे, मैं तो गुरजप्रीत सिंह के साथ जाऊंगा। लोग स्पेंसर जॉनसन ये सब कहेंगे, मैं पिछले वीडियो में कहा है कि गुरजप्रीत सिंह मेरे टीम में होगा ही होगा। एक ऐसा बॉलर जो लेफ्टी को भी अच्छा बॉलिंग कर सकता है और वो भी हार्ड लाइन पर अच्छा बॉलिंग डाल सकता है, यॉर्कर्स भी अच्छा डालता है, तो गुरजप्रीत को बाहर करने का मुझे कोई भी लॉजिक समझ में नहीं आता। एक अभी कैसे सीएसके कवर अप कर पाएगा, मान लेते हैं कि ऑन एवरेज जेमी ओवरटन 4 ओवर पे 35 रन देता है, ठीक है। अब जो भी आएगा ओवरटन की जगह बॉलिंग करने, वो 4 पे 50 देगा मान के चलते अभी के लिए। 4 पे 50 मतलब 4 पे 35 ओवरटन, 4 पे 50 ये बॉलर जो ओवरटन को रिप्लेस करेगा, मतलब 15 रन ज़्यादा देगा। उसका मतलब है बैटिंग यूनिट से कम 15 से ज़्यादा रन बनाना पड़ेगा एक्स्ट्रा, 20, 25, 30। तो अगर 30 रन हमें एक्स्ट्रा बनाना है हर मैच पे कि ओवरटन को जो रिप्लेस करेगा उसको एक थोड़ा कुशन मिले, खराब करते भी मैं हम जीत जाए, उसका मतलब है कार्तिक शर्मा 120 के शेकर से खेलना बिल्कुल एफर्ट नहीं कर सकता, और ब्रेविस और दुबे को अब तो क्लिक करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। कौन, कार्तिक को तो रिप्लेस करना ही, आपको प्रशांत वीर से रिप्लेस करना करो, और या फिर कार्तिक को बोलो कि शुरू से मार के खेले, 10-12 बॉल लेके मिडिल पे आके इंपॉर्टेंट फेज पे आके इतना टाइम लेना बिल्कुल नहीं बनता है, बिल्कुल नहीं बनता। पेसर्स के अगेंस्ट वो लॉफ्टेड शॉट बिल्कुल नहीं खेलते, सिर्फ स्पिनर्स को अटैक करने के देखते हैं। वो उस मेंटलिटी से हम जीतेंगे नहीं। सरफराज खान को खिलाना है खिलाओ, आपको मेरे हिसाब से तो अमन खान भी खेल सकते हैं, जितना वो पावर रेटिंग कर सकते हैं अमन खान क्यों नहीं, ठीक है। अमन खान को खिलाना खिलाओ, प्रशांत को खिलाना खिलाओ, कोई किसी को भी खिलाओ, लेकिन कार्तिक शर्मा अगर खेल रहा है उसको कम से कम 150 के स्ट्राइकर से मिडिल ओवर पे जब भी आएगा बैटिंग करना पड़ेगा। अगर कोलैप्स नहीं है तो ठीक है, अगर कोलैप्स है तो वो टाइम लेके खेल सकते हैं, वरना नहीं। अभी इधर से सीएसके को हर मैच पे पार स्कोर से 15 रन एक्स्ट्रा नहीं, जो जेमी ओवरटन कम रन देता था उसको कवर अप करना पड़ेगा बैटिंग से, कि जो नया बॉलर आए उसको थोड़ा मौका मिले कि वो खराब बॉल करके भी हम मैच जीत पाए, ठीक है। दुबे को क्लिक करना ही पड़ेगा, ब्रेविस को क्लिक करना पड़ेगा, और मैं हमेशा दुबे को ब्रेविस के ऊपर भेजना चाहूँगा। दुबे डेथ पे पेसर्स के अगेंस्ट जब ब्लॉक होल पे बॉलिंग करता है, सामने की विकेट तरफ खेलने की कोशिश करता है, उतना वो मार नहीं पाता है, तो मैं दुबे को हमेशा ब्रेविस के ऊपर भेजूंगा। बाकी सीएसके और क्या चेंज करेगा, गुरजप्रीत सिंह खेलने ही खेलना है, ठीक है। बाकी एक नया प्लेयर ने साइन किया रामाकृष्ण घोष के रिप्लेसमेंट मैकनिल, है ना, मैकनिल नरोना। मुझे लगता है कि वो शायद एसआरएच वाला मैच खेल सकता है, ठीक है। वो भी कार्तिक शर्मा की जगह वन सेकंड। अकील हुसैन को मैं बिल्कुल बाहर नहीं करूँगा, ठीक है। दोनों मैच अकील हुसैन को लगातार जब तक हम हैं अकील हुसैन खेलता जाएगा, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। तो शायद एसआरएच वाले मैच पे आप मैकनिल को देख सकते हो, और शायद आगे जाके बहुत लंबा खेलेगा। सीएसके जब भी आपको याद करना पड़ेगा, जो आयुष मात्रा हमारे पास है, जो ब्रेविस हमारे पास है, जो उर्विल पटेल आज हमारे पास है, वो सब एज ए इंजरी रिप्लेस आया था हमारे पास। एक मास्टर स्ट्रोक था एम एस धोनी का। जैसे भी गुरजप्रीत का रिप्लेसमेंट शायद कौन था, ब्रेविस था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना। एक बॉलर का रिप्लेसमेंट एज ए बैट्समैन लेकर आया था, उर्विल पटेल भी किसी का और का रिप्लेसमेंट था। मतलब मोस्टली बॉलर की रिप्लेसमेंट में एज ए बैट्समैन लेकर आया था, क्योंकि बैटिंग हमारा फंस चुका था पिछले साल। आपको याद ही है हुडा, शंकर और माइकल जैक्सन, क्या नाम है उसका, राहुल त्रिपाठी, उन्होंने क्या हाल किया था। तो हमें हर बॉलर्स का रिप्लेसमेंट हमें बैट्समैन मिला था, और इस बार हम कोशिश कर रहे हैं कि पावर हिटर प्लस जो हमें बॉलिंग दे सके ऐसे रिप्लेसमेंट हम ढूंढे, ठीक है। तो मैकनिल मुझे लगता है कि बहुत लंबा सीएसके की टीम के साथ रहेगा, ठीक है। जिस हिसाब से वो बॉलिंग करता है, थोड़ा बहुत असेसमेंट है, वो स्पिन को अच्छा खेलता भी है, तो सीएसके शायद एसआरएच वाले मैच पर उसको ट्राई करवाएगा, और मैं उम्मीद करता हूँ खेले तो अच्छा करे। और अमन खान को भी मैं शायद मैं चांस लेना चाहूँगा अमन खान के साथ। अगर सरफराज नहीं चाहिए आपको कि सरफराज पेसर को अच्छा नहीं खेलता है मिडिल पे, तो आप अमन खान को लेकर आ सकते हो, लेकिन कार्तिक शर्मा के साथ मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत रिस्की है अभी, क्योंकि ओवरटन भी नहीं है, तो थोड़ा बहुत रिस्की है। और गुरजप्रीत के साथ मैं जाना चाहूँगा। एलएसजी के बारे में ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा, इन्होंने पूरा सीजन खराब कर लिया। ऋषभ पंत कुछ बात सुनता नहीं है, ठीक है। वही मार्करम को 5 पे भेजेगा, कभी खुद ओपनिंग करना आएगा, आयुष मदनी बाहर, ठीक है। तो मैं इनको ज़्यादा टिप्स आज तो नहीं दूंगा। आज का मैच हार जाओ, यही रिक्वेस्ट है कि प्रिंस यादव आज का मैच पे भी विकेट ना ले कोई भी, ठीक है, और आज भी हार जाए,
जॉश इंग्लिश ना चले, इंग्लिश का विकेट लेना बहुत जरूरी है शुरू में। कौन आके लेगा मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन इंग्लिश को आउट करना जरूरी है, मार्श को आउट करना जरूरी है। अगर ये 2 विकेट जल्दी ले लोगे फिर मुझे लगता है कि सीएसके मैच जीत जाएगा। पावर प्ले में दोनों को आउट कर दो, मैच जीत जाओ। बाकी ठीक है, थोड़ा संजू सैमसन को अभी ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, ज़्यादा लंबा खेले, ऋतुराज गायकवाड़ को थोड़ा और रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। लेकिन फंस गया मुझे लगता है सीएसके, ठीक है। हो सकता है जैसे क्वालिफाई कर ले, क्वालिफाई करेगा तो भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है, ठीक है। देखते क्या करते हैं। बैटिंग यूनिट को, हर एक बैटिंग यूनिट को क्लिक करना जरूरी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।